ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आप लोग का बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो पहले समझिए, इसका मतलब समझिएगा, फिर आगे बढ़िए। सबसे पहले लिखा है बायोडायवर्सिटी और दूसरा क्या दिया है, कंजर्वेशन। तो देखिएगा, पृथ्वी में लाखों प्रकार के क्या होते हैं, जीव और जंतु हैं। जब लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं तो उसमें से कुछ जंतु क्या है, ज्ञात है, और कुछ जंतु क्या है, अज्ञात है। और हर एक जीव जंतु में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलेगा। तो अंतर उसी जगह पे ज़्यादा होगा जहाँ पास अधिक मात्रा में क्या होता है, वर्षा होती है। तो जिस जगह पे वर्षा अधिक होगा वहाँ डायवर्सिटी भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से कहता है जीवों में होने वाला जो डायवर्सिटी होगा, इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। अब कुछ बायोडायवर्सिटी तो हो गया, जैव विविधता तो हो गया, लेकिन क्या करते हैं, कुछ को हम कंजर्वेशन करके रखते हैं, संरक्षण करके रखते हैं, संरक्षित करके, ताकि कुछ पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसको हम किस प्रकार के बचा सकते हैं, वो कहलाता है हमारा कंजर्वेशन कहलाता है। तो आगे कंजर्वेशन का पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, एक्सिट कंजर्वेशन, इसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, क्लियर हुआ यार। तो अब देखते हैं अपन क्या है भाई, बायोडायवर्सिटी। इसको हेडिंग डालिएगा, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो देखिए, मैं बताया आप लोग को, पृथ्वी पे असंख्य प्रकार के क्या होते हैं, जीव और जंतु हैं, जिसमें से कुछ जंतु क्या है, ज्ञात है, और कुछ जंतु क्या है, अज्ञात है। जैसे आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में 1.7 मिलियन जीव और क्या है, जंतु है। 1.7 मिलियन क्या है, जीव और जंतु है, जिसमें अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, बायोडायवर्सिटी, जिसमें से 1.2 मिलियन केवल आपका क्या है, एनिमल है, जिसमें बायोडायवर्सिटी है। दूसरा कहता है 0.5 मिलियन केवल क्या है, प्लांट्स है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन है। मतलब इतना ही हमको क्या है, ज्ञात है, बाकी सभी आज भी क्या है, अज्ञात है, जिसका अभी तक गणना नहीं कर सकते। क्लियर है। अब मान लीजिएगा, कोई भी हर जीवों में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, यूकेलिप्टस का प्लांट, कौन सा पौधा कहता है, यूकेलिप्टस, नीलगिरी का पौधा। तो सबसे जो लंबा होता है वो कौन सा पौधा होता है, नीलगिरी का होगा। तो एक पौधा क्या है, बड़ा है, वहीं पास सबसे छोटा पौधा क्या होगा, एजोला है। क्या होगा भाई, एजोला। उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्मिक में सबसे बड़ा कौन होता है, सिकोया है, वहीं पास सबसे छोटा क्या है, जामिया पिग्मिया है। पुनः भी आपका जामिया पिग्मिया। क्लियर है। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन वहीं पास अमीबा या बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर है। तो इन सभी में क्या देखने को मिलता है, डायवर्सिटी देखने को मिलता है। क्लियर है तक यार, आया समझ। तो जो बायोडायवर्सिटी जो शब्द को जो देने कसरे जाता है वो वाल्टर जी रोजेंस को जाता है, लिखिएगा, वाल्टर जी रोजेन को जाता है, वाल्टर जी रोसेन को जाता है। अगर पूछा बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया था, तो वाल्टर जी रोसेन ने दिया था, जिन्होंने बताया था बहुत सारे जीवो जंतु में क्या मिलता है, डायवर्सिटी। जैसे वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी वहाँ जीवों में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। भाई हमारे मम्मी पापा के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तभी हम पैदा हुए हैं। जब हम पैदा किए हैं तो मान लीजिए 6 भाई हैं, तो 6 भाई का रंग रूप बिहेवियर सब क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला। तो इसमें भी क्या देखने को मिला, डायवर्सिटी देखने को मिला। क्या देखने को मिला, डायवर्सिटी। तो हम जब 6 भाई हैं तो 6 भाई में हमको कौन सा डायवर्सिटी देखने को मिला, जेनेटिकली डायवर्सिटी। सभी भाई का जीन हमारा क्या हुआ, अलग अलग है। हो सकता है मम्मी का ज़्यादा जीन आ गया, पापा का कम आ गया, दादा का जीन आया होगा, दादी का आ गया होगा, हो सकता है नाना नानी का आ गया होगा। नहीं आया समझ, आ नहीं आ रहा है, या परदादा वाला जीन आ गया होगा। मतलब जीन में हमें क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला। जैसे अभी हम लोग 30-40 लोग हैं, तो जो भी है इसमें सब क्या दिख रहा है, वेरिएशन है। तो किस प्रकार के वेरिएशन है इसमें, तो जेनेटिकली वेरिएशन है। सभी के हमारे जीन में क्या है, वेरिएशन है। आपको पता होना चाहिए, जितने भी जीव जंतु उसमें 100% क्या है, जीन है।
और इस 100% में 99% ये सभी का क्या है, सिमिलरिटी है। केवल 0.01% ही क्या है, वेरिएशन है, अलग है। इस कारण अगर सोचो 0.01% हमारे बॉडी में क्या है, वेरिएशन है। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन रहता तो लोगों को सोचो कितना वेरिएशन, कितना चेंजेस आता कि लोग पहचान नहीं पाते एक दूसरे को। आया समझ में? तो चीन में कैसे पहचान, चीन में तो सब तो ये वेरिएशन है ना 0.01%। क्लियर है? मतलब सभी जीव जंतु में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन, विभिन्नताएं मिलता है। तो यही सब कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। जैसे आपको कहता है विश्व की जैव विविधता, जैसे हरे पौधे में कवकों की संख्या, तो कवक की संख्या सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ज्यादा है। प्लांट की तुलना में कवक की संख्या क्या है, ज्यादा है। उसी प्रकार से कीट प्रजातियों की संख्या 80,000 तक के है। फिर अगर सबसे अधिक मात्रा में जो डायवर्सिटी मिलता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मिलेगा। किस ग्रुप में मिलता है, आर्थ्रोपोडा। तो जितना भी जो चींटी ग्रुप आता है वो सब कौन सा है, आर्थ्रोपोडा का। और प्लांट ग्रुप में अगर सबसे अधिक मात्रा में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो फंगस में है। किसमें है, फंगस में, कवक में है। अभी देखिए इसमें लाखों प्रकार के यहाँ पास क्या है, फंगस है। क्लियर है? जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक और कुछ क्या होगा, लाभदायक होगा। करता है सरीसृप की जातियां, तो देखिएगा सांपों में भी क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। उभयचर एम्फीबियंस में भी क्या मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के स्तनी जंतु में जो मैमल्स होते हैं उसमें भी क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। आप सूक्ष्म जीवों की जातियां मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या देखने को मिलता है, अपने को वेरिएशन मिलेगा। और इसी जो बायोडायवर्सिटी होगा इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई। लिखिएगा टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता के क्या कहता है भाई, प्रकार कहता है। तो जैव विविधता क्या रहेगा, अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे कि पहला होता है स्पीशीज डायवर्सिटी, दूसरा लिखिएगा जेनेटिकली डायवर्सिटी, तीसरा लिखिएगा इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, तीन प्रकार के हैं डायवर्सिटी। पहला लिखिएगा स्पीशीज डायवर्सिटी, दूसरा जेनेटिकली डायवर्सिटी, तीसरा क्या कहता है भाई आपका, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डायवर्सिटी में अलग अलग होगा। पहला लिखिएगा अल्फा डायवर्सिटी, दूसरा लिखिएगा बीटा डायवर्सिटी और तीसरा लिखिएगा गामा डायवर्सिटी। हाँ, पहला लिखिए अल्फा बायोडायवर्सिटी, दूसरा बीटा बायोडायवर्सिटी, तीसरा गामा बायोडायवर्सिटी। सभी को पढ़ाते हैं आप भाई। हो गया, लिख लिए? पहला देखते हैं स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, समझिएगा। पहला कौन सा डायवर्सिटी कहता है, स्पीशीज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जातियों की संख्या होगी वो अलग अलग होगी, और जातियों जो अलग अलग जो दिखाई देगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। जैसे ये बिलासपुर का कानन पेंडारी है, ये बिलासपुर का क्या है, कानन पेंडारी, एक विशिष्ट क्षेत्र है। और इसी विशिष्ट क्षेत्र में अलग अलग क्या होते हैं, जीव और जंतु निवास कर रहे हैं, और उन सभी जीव जंतु में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो सभी जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो कौन सा वेरिएशन होगा, स्पीशीज डायवर्सिटी। जैसे एक जगह पे क्या है, शेर है, एक जगह पे क्या है, भालू है, एक जगह पे क्या है, नीलगिरी का प्लांट है,
एक जगह पे क्या है, कुत्ता है, एक जगह पे क्या है, हिरण है, एक जगह पे क्या है, बकरी है, भेड़िया है, बबूल का प्लांट है। आ रहा नहीं आ रहा है? इन सब का रंग रूप आकार क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पास कौन सा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। कौन सा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ था क्या? तो जो जाति की अलग अलग जो समुदाय होगी वो क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। लेकिन मनुष्य में केवल एक ही डाइवर्सिटी पाया जाता है, वो कौन सा है, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। आया समझ? अब मान लो जो नेपाल में रहता है वो अलग रहेगा, इंडिया पे वो अलग रहेगा, नहीं आया समझ, ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन है तो क्या, मानव ही है। तो उसी प्रकार से कहता है अगर जंतुओं का अलग अलग जंतुओं है तो अलग अलग उसका क्या है, रंग और रूप है। तो इस प्रकार के इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो कौन सा डाइवर्सिटी कहलाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे कि कुत्ता, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब कौन सा डाइवर्सिटी हुआ, स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। क्लियर है तक के? अब दूसरा कहता है जेनेटिकली डाइवर्सिटी। दूसरा कौन सा डाइवर्सिटी कहता है भाई, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। अब इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा कहता है जेनेटिकली डाइवर्सिटी। कौन सा डाइवर्सिटी कहता है, जेनेटिकली डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक्स डाइवर्सिटी। अब मान लो एक विशिष्ट क्षेत्र पे एक ही प्रकार के प्रजातियों की बहुत सारी संख्या है, एक ही प्रकार के प्रजातियों की बहुत सारे क्या है, संख्या है, तब इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। जैसे इधर देखिएगा, इधर देख लो, ये मान लीजिएगा बटरफ्लाई है, ये क्या है, बटरफ्लाई है कि नहीं है यार, बटरफ्लाई। आया समझ? जिसका रंग क्या है, काला है, ठीक। इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, मान लो काला है। एक और बटरफ्लाई है, एक और बटरफ्लाई है जिसका कलर क्या है, वाइट है। इसका बटरफ्लाई का क्या है, ब्लैक है, ब्लैक है। मतलब इसका जो क्रोमोसोम है वो ऐसा है, और व्हाइट वाले का क्रोमोसोम क्या है, ऐसा है, ठीक। दोनों में क्रोमोसोम है लेकिन दोनों का क्रोमोसोम का रंग रूप साइज से क्या है, अलग अलग है। तो वो कौन सा डाइवर्सिटी होगा, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। एक ही मम्मी पापा के दो बच्चे, दोनों का रंग रूप अनुवांशिक पदार्थ क्या है, अलग अलग है, तो वो कौन सा डाइवर्सिटी को देखने को मिलेगा, जेनेटिकली डाइवर्सिटी मिलेगा। आया कुछ समझ रही, नहीं आया? जैसे कि मैं पूछा यहाँ पास 10 लोग हो, 1 2 3 4 बहुत सारे हैं ना, स्पीसीज सब क्या है, एक है। तो यहाँ पास कौन सा डाइवर्सिटी देखने को मिला, जेनेटिकली डाइवर्सिटी होगा। और जहाँ कुत्ता, भेड़, बकरी है वहाँ कौन सा डाइवर्सिटी मिलेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। आया कुछ समझ आया, नहीं आया? तीसरा लिखेगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा कहता है भाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इधर समझिएगा, कहता है प्रकृति में लाखों प्रकार के, क्या बताया था मैं आप लोग को, जीव और जंतु हैं, और सभी एक ही जगह पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। और निवास होने के कारण भी सभी आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेशन करके रहते हैं, और सभी में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कोई मान लीजिएगा जहाँ पास का ढलान है, कहीं पास क्या है, पहाड़ी है, कहीं पास क्या है, समतल है, नहीं आया समझ यार, कहीं पास सीढ़ी नुमा है। इन सभी में जो डाइवर्सिटी मिलेगा वो कौन सा डाइवर्सिटी होगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वैसे जगह पे जो जीव जंतु ग्रोथ करेगा उन सब में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो उसी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा ये 3 प्रकार का होगा बोला, क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो पहला लिखिएगा अल्फा बायोडायवर्सिटी या अल्फा डायवर्सिटी। पहला क्या कहता है भाई, अल्फा बायोडायवर्सिटी। इधर से समझिए, अब उस इकोलॉजिकल स्थिति पे, मतलब उस पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जो जीव और क्या है, जंतु है, उसकी क्या होगा, आवास, उसकी संख्या, इन सब में पाए जाने वाले जो अंतर होगा वो कौन सा बायोडायवर्सिटी कहलाएगा, अल्फा डायवर्सिटी। जैसे आवास, कोई कहाँ रहता है, जलीय रहता है, कोई कहाँ रहता है, स्थलीय रहता है। आया समझ, आ नहीं आया समझ? तो उसका रहने का आवास क्या रहेगा, अलग अलग, और सभी जीवों की संख्या भी क्या रहेगी, अलग अलग। तो वहां पास कौन से बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा, अल्फा डायवर्सिटी मिलेगा। आया समझ? जैसे अगर पूछा एक कोई जीव एक बिलासपुर पे है, एक रायपुर पे है, तो वहां पास कौन सा डायवर्सिटी देखने को मिलेगा, वहां संख्या के आधार पर हो रहा है, तो जहां संख्या को मेन मानेंगे वहां कौन सा डायवर्सिटी मिलेगा, अल्फा डायवर्सिटी। यहाँ पास लिखा देखिएगा, किसी विशिष्ट समुदाय के अंतर्गत पाए जाने वाले विविधताओं को अल्फा विविधता कहते हैं। इस प्रकार के विविधता उन जीवों की विविधता को निर्देशित करता है जो मानव समुदाय का आवास का हिस्सा होते हैं। मतलब पहले बोल दिया हैबिटेट, जहाँ आवास का हिस्सा होगा, और दूसरा क्या होगा, उसके नंबर पे वेरिएशन होगा, संख्या होगा, इन सब का काउंट करना क्या कहलाएगा, अल्फा डायवर्सिटी। अब क्वेश्चन पूछ दिया, संख्या का गणना करना कौन सा बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो कौन सा बायोडायवर्सिटी आएगा, अल्फा बायोडायवर्सिटी आएगा। दूसरा लिखिएगा बीटा बायोडायवर्सिटी। दूसरा कहता है भैया बीटा बायोडायवर्सिटी। अब बीटा कहता है अब धीरे से आवास में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। वो क्या कहता था, केवल आवास था, और ये आवास में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। और परिवर्तन, जब आवास में परिवर्तन होगा तो जीवों की क्या हो जाए, किसमें परिवर्तन होगी, संरचना में। जीवों का किसमें परिवर्तन होगा, संगठन में परिवर्तन होगा। इन सब में जो अंतर देखने को मिलेगा वो कौन सा बायोडायवर्सिटी की कैटेगरी आएगा, तो बीटा डायवर्सिटी। पहला हम संख्या को बेस माने थे और आवास को, दूसरा आवास में क्या होने लगा, परिवर्तन। तीसरा जब आवास में परिवर्तन हुआ तो जीवों का संरचना भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आवास में परिवर्तन, जैसे अंधी मछली है, कुटुम्बसार के गुफा पे है ना यार, कुटुम्बसार के गुफा समझ गए ना, ऐसे गुफा है, 1 किलोमीटर गुफा है, वहां से जब पानी टपकता है तो स्टेक्लेमाइड होता है, स्टेक्लेटाइड या स्टेक्लेमाइड बोलते हैं, और नीचे जब बर्फ बनता है तो उससे क्या होता है, स्टेक्माइड बोलते हैं। ऊपर में टाइट रहता है और नीचे में क्या रहता है, माइट रहता है। ये हम याद करते हैं इसको, क्लियर है? ऊपर से झड़ता है वो टाइट और नीचे से ऊपर जाता है वो माइट कहलाता है। क्लियर होता कि यार आया तो समझ? तो यहाँ पास क्या होते हैं, अंधी मछली होती है जिसको कानी मछली बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ आवास में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वो धूप कभी देखा नहीं है तो वो अभी उसकी आँख की आवश्यकता पड़ी नहीं, मतलब क्या हुआ, आवास में परिवर्तन हो गया। नहीं आया समझ? आया नहीं है? जैसे आपको पता होना चाहिए, इधर समझ लो, जब नवरात्रि लगता है, क्या लगता है, नवरात्रि, वहाँ कलश जलता है, तो जो पुजारी रहता है उसको पूरा प्रकाश दिखता है, वहाँ पूरा प्रकाश दिखता है, पूरा प्रकाश, समझ गए ना? जैसे आप बाहर में आपको रहता है ना, सेम वैसे वो अंदर पे रहता है, पूरे प्रकाश दिखता है उसको, पूरा प्रकाश बोल दिया ना आपको। लेकिन अंदर में पूरा रोशनी दिखता है, रे बत्ती जलते रहता है तो। लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको अंधेरा लगता है, क्यों? क्योंकि आप प्रकाश से गुजर के गए रहते हैं, तो वो उसके प्रति क्या हो जाता है, वो अडॉप्ट हो गया रहता है। लेकिन जब वहाँ से जाएंगे तो बहुत गर्मी लगता है, लेकिन निकलेंगे तो एकदम ठंडा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? निकल गिर हाँ वही। तो उसी प्रकार से उसकी आवाज में क्या होने लगा, परिवर्तन हुआ।
उसका रंग रूप साइज में क्या होने लगा, चेंजेस आने लगा। तो उसका बनावट अलग हो गया, अंधी मछली का बनावट हुआ, नहीं है समझ आ? उसका संगठन अलग हो गया है, उसकी संरचना अलग हुई है, ठीक। उसका आवाज में क्या होने लगा, परिवर्तन। तो ये कौन सा डायवर्सिटी कहलाएगा, ये बीटा डायवर्सिटी कहलाएगा। कौन सा डायवर्सिटी कहलाएगा, बीटा डायवर्सिटी। तीसरा लिखिएगा गामा डायवर्सिटी। तो सर मतलब वो मछली जब दूर देखेगी तो उसका आँख को रोशनी आ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे अडाप्ट हो जाएगा प्रकाश के प्रति। तो अंधी होने के रिटर्न है कि उसको प्रकाश नहीं मिल रहा। अरे अंधी भैया, मतलब उसको प्रकाश कभी मिला नहीं, इस कारण क्या होता है, वो अंधी है। क्लियर है, वो उसके प्रति क्या हो गई है, अडाप्ट हो गई है। उसके ऊपर, आँख के ऊपर एकदम आँख छोटा है, उसके ऊपर में ऐसा क्या होता है, लेयर आ गया है, इस कारण उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ कीड़े मकोड़े, छिपकली है, बैक्टीरिया है, तो उसको खा के वो क्या करती है, सर्वाइव करती है। और बरसात के दिन में वहाँ बैन लग जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। जुलाई से पूरा दिसंबर तक के क्या लग जाता है, बैन लग जाता है। उस गुफा के अंदर जाने नहीं देते हैं, और केवल उस गुफा में एक ही आदमी घुस पाता है। आया समझ आ, नहीं आया? आया आया। हम तो नहीं जा पाएंगे, हमको घुटन महसूस होता है। मैं जाऊँगी। तीसरा कहलाता है गामा डायवर्सिटी। तीसरा लिखिएगा गामा डायवर्सिटी। लिखिएगा, पहला अल्फा डायवर्सिटी हुआ, दूसरा कौन सा डायवर्सिटी हुआ, बीटा डायवर्सिटी। तीसरा लिखिएगा गामा डायवर्सिटी। अब कहता है पर्टिकुलर उस एरिया में परिवर्तन होना। क्या होना भाई, उस एरिया पे परिवर्तन होना। तो लिखिएगा क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलता है। क्षेत्रीय, उस एरिया में देख क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है। एरिया पे वेरिएशन मिलेगा, मतलब क्षेत्रीय में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब क्षेत्रीय में परिवर्तन होगा तो अब एक स्पीसीज दूसरे जगह पे क्या आता है, सर्वाइव करने जाएगा, तो स्पीसीज में क्या हो जाएगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उस एरिया में जो परिवर्तन होगा, एरिया में परिवर्तन मतलब जैसे कि मान लीजिएगा इसके यहाँ बारिश नहीं हो रहा, इसके पास बारिश हो रहा, इसके पास बहुत धूप कर रहा है, इस एरिया पे क्या कर रहा है, ठंडी कर रहा है। तो ये जो एरिया पे जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, गामा डायवर्सिटी। जैसे बिलासपुर पे कल सरकंडा की तरह बूंदाबांदी हुआ, लेकिन गोल बाजार तरफ बूंदाबांदी नहीं हुआ, कौन सा डायवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, आया समझ। एरिया में परिवर्तन हो रहा, क्षेत्रीय परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहा, लाइट में चेंजेस आ रहा है, ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ रहा है। इन सब में जो वेरिएशन देखने को मिला होगा वो कौन सा होगा, आपका गामा डायवर्सिटी। जैसे पूरे बरसात भर अधिक मात्रा में कौन सा डायवर्सिटी देखने को मिलता है, गामा डायवर्सिटी देखने को मिलता है। कहीं बारिश हुई, क्लियर हुआ तक यार, आगे समझ नहीं आया? तो ये हो गया अभी आप लोग का क्या, बायोडायवर्सिटी। अब कहता है जैव विविधता के आयाम। लिखिएगा आप लोग, जैव विविधता के आयाम मतलब इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। मतलब कौन कौन क्षेत्र में अधिक मात्रा में बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है, डायमेंशन बोलते हैं उसको। तो हेडिंग डालिएगा जैव विविधता के आयाम। बायोडायवर्सिटी के क्या देखते हैं भाई, आयाम। ये जो अभी पढ़ाया हूँ इसे पढ़ ही लेना, मैं पहले बता दिया। पहला स्पीसीज, दूसरा जेनेटिकली, तीसरा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल को कितना बांटों में, 3, अल्फा, बीटा और गामा। अब लिखिएगा डायमेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखिएगा, कहता है डायमेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता में धीरे धीरे क्या होने लगा, आयाम होने लगा, परिवर्तन होने लगा। तो पहला परिवर्तन हुआ, इसमें लिखा है प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिखिएगा जैव विविधता विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पे, जैव विविधता पूरे विश्व स्तर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे, कौन कौन क्षेत्रों पे होता है आयाम,
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कामा आर्द्र भूस्थलों मतलब वेटलैंड, लिखेगा आर्द्र भूस्थलों, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेटलैंड, तथा प्रवाल भित्तियों वाले, प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रिफर्स, क्या बोलते हैं भाई, कोरल रिफ्स बोलते हैं, कोरल रिफ्स वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर आपसे पूछा कि अधिक मात्रा में बायोडायवर्सिटी देखने को कहाँ मिलता है, तो 3 क्षेत्र पे। पहला कौन होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, दूसरा कौन सा रीजन बताया, वेटलैंड बताया, क्या बताया भाई आप लोग को, वेटलैंड भूस्थलों पे, और तीसरा कहाँ बताया भाई मैं आप लोग को, कोरल रिफ्स में बताया। कितने जगह में बताया आप लोग को, 3 जगह पे। पहला क्या बताया मैं आप लोग को, बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा कहाँ बताया, वेटलैंड्स, और तीसरा क्या बताया, कोरल रिफर्स। इन 3 जगह पे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, अपने को बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है। तो पहला समझिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहला लिखेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा वन कहता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होगा वहाँ अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। क्लियर है। जैसे आपको पूरे वर्ल्ड में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना यार, जहाँ पास वर्षा क्या होती है, अधिक होगी। तो जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ बायोडायवर्सिटी देखने को भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ तक के। तो कौन सा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा मैं आप लोग को बता दिया, कहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। जैसे लिखा है देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पे, यहाँ पास अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, डायवर्सिटी। ये केवल 3 को याद रखना, पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, वेटलैंड होगा, तीसरा क्या होगा आपका, कोरल रिफर्स होगा। तो पहला लिखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लिखिएगा यहाँ पास जैव विविधता का भंडार है। यहाँ पास लिखिएगा जैव विविधता का भंडार है। जैसे 1500 पुष्पी पादप हैं, 750 वृक्ष हैं, लिखिएगा 1500 पुष्पीय पादप, 750 वृक्ष, 400 पक्षी की जातियां हैं ना यार, सबकी जातियां बता रहे हैं ना यार, 150 तितली की जातियां और 100 सरीसृप की जातियां और 60 उभयचर की जातियां, और कीट की संख्या असंख्य है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में अगर डाइवर्सिटी है तो इंसेक्ट पे है। क्लियर हुआ। 1500 कौन बताया, पुष्पी पादप, 750 क्या बताया, वृक्ष बताया, 400 क्या बताया, पक्षी की जातियाँ, 150 किसकी बताया, तितली की जातियाँ, 100 किसका बताया, सरीसृप का, और 60 किसका बताया, उभयचर का, और कीट की संख्या क्या बताया मैं आप लोग को, असंख्य है। क्लियर हुआ। तो ये कौन से रीजन पे पाया जाता है आपका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। अगर पूछा सबसे अधिक मात्रा पे वेरिएशन कहाँ है तो इंसेक्ट पे है। क्लियर हुआ है ना क्या, किसमें वेरिएशन है तो इंसेक्ट पे। मतलब इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा क्लास कौन होता है, आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है। तो जब सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा का क्लास है तो वेरिएशन भी कहाँ है, आर्थ्रोपोडा पे होगा भाई। क्लियर हुआ है तक के। तो अधिक मात्रा में डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दूसरा लिखेगा वेटलैंड। अब कहता देखिएगा वेटलैंड, जहां दलदल होगी, जहां पानी का भराव होगा,
उस जगह पे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलेगा? डायवर्सिटी। लिखिएगा जल में होने वाले, या लिखिएगा आर्द्र भूमि या जल एवं स्थल के मध्य, जल एवं स्थल के मध्य जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये सभी वेरिएशन किस कैटेगरी पे आएगा? तो वेटलैंड डायवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पास क्या मिलेगा? हर्ब मिलेगा, श्रम मिलेगा, ट्री, सभी प्रकार के पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो डायवर्सिटी मिलेगा वो क्या होगा? आपका वेटलैंड डायवर्सिटी कहलाएगा। जैसे लिखा है सर्प, उभयचर, एम्फीबिया अधिकता में मिलेगी। जहाँ दलदल रहेगा वहाँ क्या रहेगा? सांप ज़्यादा रहेगा, मेढक अधिक मात्रा में रहेगा और मछलियाँ अधिक रहेंगी। तो लिखिएगा इस जगह पे सर्प, उभयचर, लिखिएगा सर्प, उभयचर, मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और ये अधिकतर इस जगह में क्या होता है? कीचड़ युक्त होती है। मतलब ऐसे जगह पे क्या होती है? गंदगी अधिक मात्रा होती है। और उसी जगह पे क्या देखने को मिलता है? अपने को डायवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो दूसरा कौन बताया मैं आप लोग को? वेटलैंड बायोडायवर्सिटी। तीसरा लिखिएगा कोरेंस रिफर्स, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रवाल भित्तियां। अब जहां पास समुद्र रहेगा, समुद्र के वर्षावन वाले क्षेत्र पे, तो लिखिएगा समुद्र के वर्षावन वाले क्षेत्र में जो वेरिएशन मिलेगा, जो डायवर्सिटी देखने को मिलेगा, लिखिएगा समुद्र के वर्षावन वाले क्षेत्रों पे जहां विविधता अधिक देखने को मिलेगा, देखिए समुद्र के वर्षावन वाले क्षेत्रों पे अधिक मात्रा में बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा, वो कहलाएगा आपका कोरेल्स रिफर्स कहलाएगा, प्रवास भित्तियां डायवर्सिटी कहलाएगा। लिखिएगा इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो डायवर्सिटी मिलती है प्रवास, लिखिएगा हिंद पश्चिमी महासागर में मिलती है। कहाँ मिलेगी? तो हिंद पश्चिमी महासागर में मिलती है, हिंद पश्चिमी महासागर में मिलती है। जहाँ लिखिएगा 2000 से अधिक किस्मों की मछलियाँ हैं, 2000 से अधिक किस्म की क्या है? मछलियाँ। लिख लिए 700 से अधिक मोलस्का की प्रजातियां हैं, 600 सी आर्चिन की प्रजाति है, सी आर्चिन की प्रजाति, 600। हाँ। बीटल स्टार की प्रजाति है, बीटल स्टार। समुद्री खीरा की प्रजाति है, बीटल स्टार। तो इन सभी में क्या होता है? यहाँ पास क्या होती है? मानवीय क्रियाकलाप होती है। और जहाँ मानवीय क्रियाकलाप होगी, जहाँ पास ध्यान समझिएगा, जहाँ जल होगा वहाँ क्या होगा? मानवीय क्रियाकलाप होगा। तो उस जगह में भी अधिक मात्रा में क्या मिलता है? डायवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे लिखिएगा मानवीय क्रियाकलाप में डायवर्सिटी को, लिखिएगा मानवीय क्रियाकलाप में भी डायवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे कि उर्वरकों में कीटनाशकों के प्रयोग से, लिखिएगा उर्वरकों के उपयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से, मत्स्य उत्पादन से, चूने के लिए खनन से, चूने का जब खनन करते हैं तो चट्टान को खुदाई करते हैं नया, तो उसके खनन से क्या देखने को मिलता है? बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है। लिखिएगा उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग से, मछली उत्पादन से और चूना खदान के लिए खनन में, इन सब में अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है? बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है, जैव विविधता देखने को मिलता है। अब कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। कल आप लोग पढ़ के आएंगे भूगोल, मतलब बायोजियोग्राफिकल रीजन, कि इंडिया कौन कौन से रीजन में बांटा गया है। जैसे कि हिमालय है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, नहीं है समझ आ? तो ये सब रीजन में कौन कौन सा अधिक मात्रा में डायवर्सिटी देखने को मिलता है। तो कल इसको आप लोग पढ़ के आएंगे।